हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हूँ उसका नाम है बैगहेड। ये हॉरर थ्रिलर मूवी इसी साल रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक क्वींस हेड नामक बार को देख पाते हैं और उस बार के ओनर का नाम ओवन होता है। और तभी रात के समय उसके बार पर एक नील नाम का आदमी आता है जो वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम से आया था। और वो ओवन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो वहाँ पर अपने सवालों की जवाब ढूंढने के लिए आया है। और तब ओवन उसे बड़ी बेरुखी से वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और नील तब उदास होकर वहाँ से वापस लौट जाता है। और ओवन तब उसके जाते ही सारे पर्दे दरवाजे बंद करके एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें ओवन उस प्रॉपर्टी के अगले ओनर के लिए निर्देश दे रहा होता है, जिसमें वो उस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन और प्रिकॉशंस बता रहा था। जिसमें वो बताता है कि ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल टेनेंट के साथ आता है जो उस मेंशन के बेसमेंट में मौजूद है, जो एक लेडी है और वो उस प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के ओनर से कनेक्टेड है। और जैसे उस प्रॉपर्टी का ओनर कोई बनता है वो उस टेनेंट का गार्जियन बन जाता है और फिर वो कभी उस प्रॉपर्टी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और वो कहता है कि वो लेडी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जितना कि वो सोच भी नहीं सकते। और उसकी ये स्पेशलिटी है कि वो इमॉर्टल लेडी एक मीडियम है जो दूसरी दुनिया से यानी इमॉर्टल या फिर डेड लोगों को अपने अंदर समाहित कर सकती है। उसके पास इतनी शक्तियाँ हैं। और वो साथ ही में ये भी बताता है कि उस लेडी को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना है बेसमेंट से, नहीं तो वो बाहर आकर तबाही मचा देगी। और फिर हम देखते हैं कि ओवन ने उस कर्स को एंड करने के लिए उस लेडी को आग के हवाले कर दिया, लेकिन उस लेडी को तो कुछ नहीं हुआ, पर गलती से ओवन उस आग में झुलसकर मारा जाता है। फिर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उस मूवी के मेन कैरेक्टर आयरिस और उसके फ्रेंड कैटी को देख पाते हैं। और आयरिस उस वक्त बहुत ही लाचारी का जीवन जी रही होती है। उसके पास तो अपना घर भी नहीं होता और उसने तो अपने डैड को मरा हुआ पहले ही घोषित कर चुकी थी कैटी के सामने। लेकिन उसी वक्त आयरिस को किसी का फोन आ जाता है जो उसे उसके डैड के डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता है। और आयरिस को तो मजबूरन उन्हें देखने जाना पड़ता है, हालांकि वो अपने डैड से बहुत नफरत करती थी और इसीलिए उसके डैड के डेथ से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ से बाहर आते समय आयरिस की मुलाकात हो जाती है ओवन के सॉलिसिटर से, जो आयरिस को उसके फादर की बिलोंगिंग्स को ले जाने के लिए नसीहत देता है। और साथ ही में वो आयरिस को उसके फादर की प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है। तब आयरिस शॉक्ड रह जाती है कि उसके फादर की एक प्रॉपर्टी भी है। और वो सॉलिसिटर तब आयरिस से कहता है कि अगर वो साइन ऑफ कर देगी तो उन्हें आसानी होगी उसके फादर के प्रॉपर्टी को सेल करने में। लेकिन आयरिस इतना बड़ा मेंशन देखकर लालच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास तो अपना रहने के लिए घर भी नहीं होता। और वो तब उस सॉलिसिटर से कहती है कि वो उसकी बातों पर बाद में विचार करेगी। और वो उस रात को उसी मेंशन में ही रुकती है, अकेली ही। इसलिए कैटी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और वो तब उसके लिए वहाँ पर आना चाहती थी। और जब आधी रात होती है अचानक से अलार्म बजने लगता है और आयरिस को मेंशन के अंदर कुछ हलचल सुनाई देती है। और वो तब उसे फॉलो करते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है जिस पर कुछ स्पेल्स लिखे हुए थे। और आयरिस के उस दरवाजे को खोलने पर भी वो नहीं खुलता क्योंकि वो डोर तो लॉक्ड था। और उस दरवाजे की चाबी उसे तभी मिलती जब वो ऑफिशियली उस मेंशन की ओनर बनती। और उसके बाद वो किसी के कदमों की आहट सुनती है अपने मेंशन के अंदर। और ये वही आदमी होता है मिस्टर नील जो ओवन से मिलने आया था। और वो तब आयरिस की तरफ $3000 बढ़ाता है और कहता है कि वो उस बेसमेंट वाली लेडी से बात करना चाहता है। आयरिस को कुछ नहीं करना होगा, वो खुद इसे देख लेगा। और वो आयरिस से ये भी बताता है कि वो अपने वाइफ सैरा को गुड बाय बोलना चाहता था। लेकिन आयरिस को इन सारी चीजों का कोई अंदाजा नहीं होता और उसे लग रहा था कि वो आदमी या तो नशे में है या फिर उसके साथ में प्रैंक कर रहा है। लेकिन वो आदमी जब आयरिस की तरफ और पैसे बढ़ाने लगता है तब आयरिस पैसे के लालच में पड़कर उसे दूसरी रात वहाँ पर आने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो उस सॉलिसिटर से बात करने के लिए जाती है और अपने फादर की बिलोंगिंग्स और प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवाने के लिए। हालांकि उसके फादर की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि वो प्रॉपर्टी आयरिस को बिल्कुल भी न मिले और उस सॉलिसिटर ने भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन आयरिस नहीं मानी और उसने उस डीड पर ट्रेडिशनली साइन कर दिया और प्रॉपर्टी की ओनर बन गई। और रात में आयरिस की फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है जो उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है स्ट्रेंजर से पैसे लेने के लिए। तब आयरिस उससे कहती है कि वहाँ पर इससे पहले बहुत सारे लोग आ चुके थे उसके डैड के टाइम पर और उन लोगों ने उसके डैड को पे किया था सिर्फ उस बिजनेस में जाने के लिए। और आयरिस को यह बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा, इसलिए कैटी भी उसकी खुशी के लिए उसकी बात मान जाती है।
और तभी टाइम हो जाता है नील के आने का और वो सब तब बेसमेंट में एक साथ जाते हैं और नील तब उस टूटे हुए दीवार के पीछे से उस लेडी को बुलाता है जिसका फेस बैग से कवर्ड था और वो लेडी आते ही आयरिस की तरफ बढ़ने लगती है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही आयरिस उसे रुकने के लिए बोलती है वो तुरंत ही रुक जाती है और वो आयरिस का हर ऑर्डर मानती है और आयरिस जब उसे चेयर पर बैठने के लिए बोलती है वो बैठ भी जाती है। तब उसके बैठने के बाद ही नील उसे स्ट्रैप कर देता है और नील तब उससे कहता है कि उसे अपने वाइफ से बात करना है और वो उस लेडी के हाथ में अपने वाइफ का रिंग रख देता है और वो लेडी तब उस रिंग को अपने मुंह में डाल लेती है और कुछ ही सेकंड में उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। मतलब कि वो डैड्स को इसी तरह से वापस बुलाती थी और लोग उससे बात कर सकते थे। और नील जब उसके फेस के ऊपर से बैग हटाता है तब वो वहाँ पर अपनी वाइफ को नहीं बल्कि अपनी माँ को देखता है, क्योंकि वो रिंग भले उसकी वाइफ की थी लेकिन दिया तो उसकी माँ ने ही था। और वो आते ही नील से कहती है कि उसने उसकी वजह से सुसाइड किया क्योंकि वो माँ नहीं बनना चाहती थी। और वो लेडी बंधी हुई होने के बावजूद कुछ ही समय में अचानक से गायब हो जाती है और नील पर अटैक करके उस पर उल्टियाँ करने लगती हैं और वो तब तक नहीं रुकती जब तक आयरिस उसे नहीं रोकती। लेकिन वो लेडी जाते जाते आयरिस को घूरते हुए ही जाती है और तब बाहर आने के बाद नील को याद आता है कि आयरिस के डैड तो सिर्फ 2 मिनट का टाइमर लगाकर ही सेशन करते थे और अगर 2 मिनट से ज्यादा हुआ तो वो लेडी अपने रियल इवल अवतार में आकर सामने वाले को हर्ट भी कर सकती थी। तब ये बात जानकर आयरिस नील को वहाँ पर दोबारा आने से मना कर देती है और उसके बाद वो अपने डैड का वो इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो टेप देखती है जिसमें उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि एक बार अगर तुम इस मेंशन के ओनर बन गए तो तुम एक तरह से मर चुके हो और तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि तुम उस टूटे हुए वॉल के अंदर कभी गलती से भी मत जाना वरना तुम मारे जाओगे। उस लेडी को तो कभी भी यूज मत करना और अगर तुम वहाँ से भागने की भी कोशिश करोगे तो वो तुम्हें इतना हॉन्ट करेगी कि तुम्हें वहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। और शायद यही वजह थी कि ओवन को अपनी वाइफ और आयरिस को अकेला छोड़ना पड़ा ताकि उन पर उस कर्ज की आंच न पड़े। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद भी आयरिस तब भी पैसों के ही लालच में पड़ी हुई थी और वो वहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहती थी ताकि वो थोड़ी बहुत पैसे कमा सके। और वो कैटी की मना करने के बावजूद नहीं मानती क्योंकि कैटी भी ये जान चुकी थी कि जितना भी उस लेडी को पावर को यूज किया जाता वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाती। लेकिन आयरिस उसकी बात तब भी नहीं मानती और नील को बुलाने के लिए जाती है सेशन के लिए। और यहाँ कैटी को उस मेंशन की प्रीवियस ओनर का फोटो मिल जाता है और वो उसके बारे में इंटरनेट पे पता करती है। लेकिन तभी उसी वक्त वो ओनर ही उसे आकर हॉन्ट करने लगता है जिससे कैटी बहुत डर जाती है। फिर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम नील और उस लेडी के सेशन को देखते हैं और इस बार वो अपने वाइफ को उसके लॉकेट से बुलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन नील ने सैरा को वहाँ पर गुड बाय बोलने के लिए नहीं बुलाया था बल्कि वो तो अपना शक दूर करना चाहता था कि क्या सैरा उसे चीट कर रही थी। और 2 मिनट कंप्लीट होते ही वो लेडी आयरिस पर अटैक कर देती है और आयरिस का मुंह दबा लेती है ताकि वो कुछ बोल न पाए। और आयरिस जब कहती है कि तुम्हें मुझे ओबे करना होगा तब वो लेडी कहती है कि क्या तुम अब भी नहीं समझ पाई कि हम दोनों ही प्रिजनर्स हैं। जिसके बाद आयरिस नील को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है कैटी के दबाव डालने पर, क्योंकि आयरिस उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाती और उसकी जान भी जा सकती थी। तभी रात में आयरिस हेलुसिनेट करने लगती है जहाँ पर वो अपने फादर को देखती है कि उनकी मौत कैसे हुई और वो देखती है कि उस दिन उसके फादर ओवन आयरिस की मां को गुड बाय बोलने गए थे। जिसके बाद जैसे ही ओवन उस जगह को आग के हवाले करने के लिए जाते हैं वो लेडी उसे कहने लगती है कि ओवन उसे फ्री कर दे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था और आगे तो हम जानते ही हैं कि ओवन की डेथ कैसे हुई। जिसके बाद जैसे ही आयरिस सोती है वो फिर से किसी की हलचल की आवाज़ सुनती है और वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है जहाँ पर उसके डैड मौजूद होते हैं जो उसे वहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि वो लेडी उसके डर को सेंस कर सकती है। और तब उसके डैड की स्किन पील होने लगती है और वो तब तुरंत ही उसे बैग हेड लेडी में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे ही आयरिस गुस्से में उसका गला दबाने के लिए जाती है और उस बैग को उसकी फेस से हटाती है तो वो लेडी खुद ही आयरिस में बदल जाती है। मतलब वो और आयरिस कनेक्टेड है ये दिखाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ रियलिटी में आयरिस वॉशरूम में चोक होने लगती है। तब कैटी आकर आयरिस की गले की उस चाबी के स्ट्रिंग को काट कर उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद कैटी आयरिस को वहाँ से वापस चलने के लिए बोलती है। लेकिन आयरिस जो कि पूरी तरह से उस इवल लेडी की कंट्रोल में थी वो कैटी को ही बुरा भला बोलकर वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन कैटी आयरिस से नाराज होकर वहाँ से नहीं जा रही थी, लेकिन वो तो उस मेंशन के प्रीवियस ओनर के एड्रेस पर जाती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए जो उस कर्ज से आजाद होना चाहते थे। लेकिन कैटी के जाते ही आयरिस उस लेडी के पास जाती है बेसमेंट में अपने डैड को बुलाकर उनसे राय मशवरा लेने के लिए और वो तब उनसे पूछती है कि वो उस लेडी को कैसे कंट्रोल करे। लेकिन जब उसके डैड उसे देखते हैं
वो उसे वहाँ पर पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, बल्कि दुखी हो जाते हैं कि वो भी अब कष्ट हो चुकी है। वो तब आयरिस से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि एक बार उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश करी थी, लेकिन उस लेडी की हॉन्टिंग्स की वजह से उसे वापस से आना पड़ा। और वो कहते हैं कि ना तो आयरिस उसे कंट्रोल कर सकती है और ना ही उसे मार सकती है। वो तो सिर्फ एक काम कर सकती है, उसे इस्तेमाल करना बंद कर सकती है और खुद को थोड़ा बचा सकती है। और तभी आयरिस नोटिस करती है कि उनकी बॉडी जलने लगी है और वो तब आयरिस को गुड बाय बोलकर उन्हें दोबारा ना बुलाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद आयरिस वहाँ से दुखी होकर बाहर चली जाती है और खूब ड्रिंक करती है और वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उस डीड को आग के हवाले कर देती है, लेकिन तब भी वो डीड जलता ही नहीं। और आयरिस तब कैटी के वहाँ पर आने से पहले ही नशे में धुत होकर वॉशरूम में बेहोश पड़ी होती है। और कैटी जब मेंशन में एंटर होती है, कैटी उसे ढूंढने लगती है और कैटी को जैसे ही बेसमेंट में कोई हलचल सुनाई देती है, वो सोचती है कि आयरिस बेसमेंट में है और वो वहाँ चल देती है। और वहाँ जाते ही वो इवल लेडी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और कैटी जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, उसके बैग से वो इंफॉर्मेटिव पेपर गिर जाते हैं और वो लेडी तब उन पेपर्स को फाड़ कर अपने मुंह में डाल लेती है। और वो तब प्रीवियस ओनर मिस्टर ऑटो वॉगलर का रूप धारण कर लेती है और उसे देखकर कैटी थोड़ी देर रुक जाती है और उनसे सवाल पूछती है कि क्या इस कर्ज से निकलने का कोई रास्ता है। तब मिस्टर ऑटो वॉगलर कैटी के सामने अपने रिसर्च का सारा ब्यौरा रख देते हैं और उस लेडी के इतिहास के बारे में वो बताना प्रारंभ करते हैं कि 400 साल पहले एक एंशिएंट ब्रदरहुड ने एक मिस्टीरियस लेडी को डिस्कवर किया था जो मौत को भी मात दे सकती थी। और तब उन भाइयों में तब लालच जाग उठता है इसकी पावर्स को यूज करने का। लेकिन जब उस लेडी ने इसके लिए इनकार कर दिया तो उन लोगों ने उस लेडी को विच घोषित कर दिया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया, लेकिन आग भी उसे नष्ट नहीं कर पाई। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उस लेडी के प्रकोप से पूरे गांव में महामारी फैल गई और सब लोग मरने लगे, फसलें भी खराब हो गई और हर जगह भूखमरी फैल गई। जिसके बाद उन ब्रदरहुड ने उस लेडी के प्रकोप से बचने के लिए एक डार्क रिचुअल परफॉर्म किया, उसे एक दीवार के पीछे कैद कर दिया जो अब भी उस मेंशन में मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने उस लेडी को वर्षों तक कैद रखा। लेकिन कुछ सेंचुरीज बाद उस ब्रदरहुड के आगे की पीढ़ियों ने फिर से उस दीवार को तोड़ा ताकि उस लेडी की पावर्स को वो इस्तेमाल कर सके। और कैसे इस्तेमाल कर सके ये तो हमें पता ही है, ताकि वो लोगों से प्रॉफिट कमा सके। लेकिन वो लोग जितना भी उसे इस्तेमाल करते जाते उतना ही वो पावरफुल होती जाती और वो और भी ज्यादा ईवल होती चली जा रही थी। और जो उसे इस्तेमाल करता था उसका बीमार होना तय था और इसीलिए ओवन भी बीमार पड़ चुके थे और वो किसी लंबी बीमारी से त्रस्त थे। और इसी बीमारी की वजह से ब्रदरहुड की पूरी पीढ़ी धीरे धीरे नष्ट हो गई और बचा था सिर्फ एक गार्जियन जो उसे कंट्रोल करता था और वो उसकी देख रेख करता था ताकि वो उस बेसमेंट से बाहर ना आ सके, वरना अगर वो बाहर आ गई वो पूरी दुनिया से बदला लेना शुरू कर देगी और पता नहीं कितनी तबाही मचाएगी। इसलिए उस सोलिसिटर ने आयरिस को उसका गार्जियन बना दिया। वो तो सिर्फ उस लेडी को रोकने के लिए प्रॉपर्टी को उसके आगे की पीढ़ी को सौंप देता था, क्योंकि वो आदमी तो मिस्टर ऑटो वॉगलर के साथ भी मौजूद था और असलियत में इस कर्ज से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और जैसे ही 2 मिनट खत्म होते हैं वो लेडी अपने ईवल अवतार में आकर कैटी पर अटैक कर देती है, जिसके बाद ही वो आयरिस को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है। तब आयरिस कैटी को बचाने के लिए बेसमेंट में भाग कर जाती है और वो उस होल में भी घुस जाती है जबकि उसे मना किया गया था। और तब अंदर जाते ही कैटी उसे मिल भी जाती है, लेकिन जैसे ही उसे लेकर बाहर आने लगती है वो किसी पॉट से टकरा जाती है, जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है कैटी की लाश पर। मतलब उसने कैटी को तभी मार डाला था और उसे रीवल लेडी ने कैटी का रूप धारण किया था सिर्फ आयरिस को छलने के लिए, ताकि वो आयरिस को वहाँ अंदर ला सके, ताकि वो उसे खत्म कर सके। और वो तो क्रीपीली ऊपर की तरफ क्रॉल करके चलने लगती है और आयरिस पर अटैक करने के लिए सोचती है, लेकिन आयरिस किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाती है और सही समय पर नील उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। और वो तब इंटेंशनली आयरिस को कुछ पिल्स देता है जिससे आयरिस को नींद आ जाती है। और जब वो जागती है तब वो नील को बेसमेंट में उसे लेडी से बातें करते हुए सुनती है और नील उस लेडी से डील कर रहा होता है कि अब से वो उसका गार्जियन होगा और वो उसे बहुत खुश रखेगा। और डील पर तब वो अपना साइन भी कर देता है, लेकिन वो लेडी अपने पावर से उसके साइन को मिटा देती है, क्योंकि पहले गार्जियन के जिंदा रहते हुए दूसरा और कोई उसका गार्जियन नहीं बन सकता। और वो लेडी तब नील को छलने के लिए नील की वाइफ सारा का रूप धारण कर लेती है और वो नील से कहते हैं कि अब भी देर नहीं हुई है, अब भी हम फैमिली की तरह रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए नील को अब आयरिस को रास्ते से हटाना होगा। और तब ये बात आयरिस सुन लेती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार तो वो नील के हथे चढ़ ही जाती है और नील तब सैरा को पाने के लिए उसे छत पर से धक्का देकर उसे मार डालता है और उसकी लाश को वो उस लेडी के पास लेकर आता है उसके फोन के साथ। और वो लेडी तब आयरिस के फोन को अपने मुंह में डाल लेती है
और वो आयरिस का रूप धारण कर लेती है और वो तब नील को थैंक यू बोलती है और नील तब समझ ही नहीं पाता कि बात क्या है। और वो लेडी तब आयरिस के रूप में बोल रही होती है क्योंकि अब तो वो आज़ाद है बिना गार्जियन के, और अभी तो बेसमेंट का दरवाजा भी खुला हुआ है। और इसके बाद तो वो लेडी पहले नील की माँ के रूप में आती है, फिर सैरा के रूप में आकर और फिर आयरिस के रूप में आकर बारी बारी उसे मार डालते हैं। और हम यहाँ अंत में ये जान पाते हैं कि उस लेडी ने वहाँ से आज़ाद होने के लिए सारा खेल रचा था और वो हमेशा से आयरिस को कंट्रोल कर रही थी और उसकी सारी बातें सुन भी रही थी। जिसके बाद उसने ये सारा खेल रचा, जिसके बाद तो वो वहाँ से आयरिस के रूप को धारण करके पूरे मेंशन को आग के हवाले करके वहाँ से निकल जाती है। और अब तो पता नहीं वो कितनी तबाही मचाएगी और लोगों से कितना बदला लेगी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।